आप सभी को नमस्कार। कवि, संपादक, गद्यकार भगवत रावत जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह कड़ी बेहद खास कड़ी है और इस खास कड़ी में हमारे साथ हम सभी के प्रिय रचनाकार आदरणीय नरेश सक्सेना जी उपस्थित हो रहे हैं। फिल्म हो, पत्रिकाओं का संपादन हो, कविताएं तो खैर हैं ही, रंगमंच, नाट्यकर्म, खासतौर से नाट्य लेखन, इन सभी में नरेश जी की सक्रियता को हम सभी जानते हैं। और कवि नरेश सक्सेना कैसे कवियों के साथ तो निकट रहे ही हैं, कथाकारों के साथ भी बहुत निकट रहे हैं। कई कड़ियों में, पूर्व की कई कड़ियों में हमने ये प्रमाण भी देखे सुने, मगर आज यहाँ हम एक कवि को दूसरे कवि के ऊपर बोलते देखेंगे। और इतना ही नहीं, एक मित्र को दूसरे मित्र पर बोलते हुए पाएंगे। और नरेश जी से जब इस कड़ी के बाबत बात हो रही थी तो उन्होंने एक बेहद खास बात बतलाई। वह यह कि अमूमन कविगण अपनी अधूरी कविताएं दूसरे कवि मित्रों को नहीं दिखलाते, नहीं पढ़ाते, मगर भगवत जी की और नरेश जी की और एक दो और दूसरे कवियों के बीच कुछ ऐसी बॉन्डिंग थी, संबंधों की ऐसी पावनता और प्रगाढ़ता थी कि यह बात भी टूट जाती थी, अधूरी कविताएं भी शेयर करते थे। तो ऐसी कई बातें आज हम नरेश जी से जानेंगे, समझेंगे, उस दौर को भी। मगर सर्वप्रथम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित तो करें। नरेश जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार, नमस्कार। और आपको आमंत्रित करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवत रावत जी पर ऐसे कितने किस्से हम जानेंगे, समझेंगे, मगर उसके पूर्व भगवत जी की कई किताबें हैं, हम सभी जान रहे हैं, मगर दो किताबों की एक झलक मैं अपने दर्शक मित्रों को दिखलाना चाहता हूं। उसका एक प्रयोजन है, वो बाद में बतलाता हूं। पहले दो किताबें हम देख लें। मित्रों, यह किताब है ऐसी कैसी नींद। ऐसी कैसी नींद जिसकी कविताओं को लेकर नरेश जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उसे हम बाद में रखेंगे उस टिप्पणी को। और यह एक किताब देखिए, बेहद प्रसिद्ध किताब भगवत रावत जी की, अम्मा से बातें और कुछ लंबी कविताएं। और ये दोनों किताबें इसलिए दिखलाई गई कि ऐसी कैसी नींद की कविताओं पर नरेश जी ने अपनी टिप्पणी की है और वह टिप्पणी बेहद खास है। उसे मैं बाद में यथा अवसर सुनाऊंगा। और अम्मा से बातें और कुछ लंबी कविताएं जो यह किताब है, यह किताब भागवत जी नरेश जी को समर्पित करते हैं। और क्या लिखते हैं, मैं वे पंक्तियां यहां पढ़ता हूं और उसके बाद सीधे हम नरेश जी को सुनेंगे। भागवत जी समर्पण में लिखते हैं अपने अन्यतम मित्र और अप्रतिम कवि नरेश सक्सेना को अपनी यह पुस्तक सौंपते हुए बहुत खुश हूं। तो आज हम लोग भी इतने ही खुश हैं और यह जानने को उत्सुक हैं कि नरेश जी आज बतकही की जो उनकी भरी पूरी समृद्ध बहुविध टोकरी है, उसमें से कैसे कैसी कैसे कैसे उसमें जो रंग हैं वो आज हमसे साझा करेंगे। आदरणीय नरेश जी, स्वागत, नमस्कार।
हम जब हाई स्कूल में थे, भगवत रावत को तो तब बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन पढ़ते थे कि किसी भी रचनाकार का व्यक्तित्व और कृतित्व, तो हमें लगता था हमें क्या करना है, किसी कब जन्म हुआ, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, अरे उनकी रचना में जो है वही तो हमारे हाथ लगेगा, कभी तो रहेगा नहीं, रचनाकार रहेगा नहीं, रचना रह जाएगी, और हमें जो कुछ प्राप्त होना है रचना से मिलना है। लेकिन भगवत रावत से मिल करके हमें पता लगा कि रचनाकार को जानना, उससे मिलना कितना जरूरी होता है उसकी रचनाओं को जानने के लिए। ये बातें शब्दों में रह जाती हैं और आप समझ सकते हैं शब्द कितना बता सकते हैं। एक जीते जागते ताप से भरपूर व्यक्ति के का मिलना, ऐसे बाहों में भरकर भेंट कर मिलना, भगवत रावत कहते हैं कि ऐसे मिलना कि जेब में रखा हुए चश्मे का फ्रेम टूट जाए, ऐसा प्रगाढ़ आलिंगन दोस्त का। क्या बात। ऐसे भगवत रावत, और ये उन्होंने लिखा है अपनी कविता में। वो जो आता था मन में वो कविता में लिख देते थे। तो एक बात मैं बहुत शुरू में बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिस पर कभी किसी ने सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। इतने सारे शोध कार्यक्रम हजारों विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के कवियों की सूची एक देखिए। अब ये शमशेर, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, अरे पूरी सूची। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सब उत्तर प्रदेश के कवियों की है? इसमें मध्य प्रदेश का तो कोई कवि नहीं, राजस्थान का तो कोई कवि नहीं, बिहार का कवि हाँ अपवाद स्वरूप नागार्जुन है। लेकिन इस पूरी सूची को फिर से देखिए आप। अज्ञे, शमशेर, भारती, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा और तमाम सारे नाम। पूरी सूची उत्तर प्रदेश की है। जो नई कविता की सूची है उत्तर प्रदेश से आती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दूसरी सूची आती है, दूसरी पीढ़ी की सूची आती है। केदारनाथ सिंह और रघुवीर सहाय के बाद की पीढ़ी तो विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, भगवत रावत, चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे, भागवत, और अगर शामिल करना चाहें मुझे भी कर लीजिए, नरेश सक्सेना। ये पूरी सूची कहां से आ रही है? ये तो पूरी सूची मध्य प्रदेश से आ रही है। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई कवि नहीं है। ये क्या हुआ? नई कविता की पूरी सूची उत्तर प्रदेश की है, अपवाद छोड़ के, और उसके बाद पूरी सूची का स्थानांतरण हो गया मध्य प्रदेश में। ये कैसे हो गया? क्या हुआ? तो इसका एकमात्र कारण थे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का मध्य प्रदेश में होना। भूगोल किस तरह इतिहास बना देता है। यानी राजनांदगांव में थे तो विनोद कुमार शुक्ल वहां थे, मैं मुक्तिबोध की बात कर रहा हूं। वो जबलपुर आते थे तो मलय थे, सोमदत्त थे, मैं था और विनोद कुमार शुक्ल भी थे जबलपुर में। वो एक बार सागर गए,
तो अशोक वाजपेयी वहां थे, आग्नेय वहां थे, भोपाल तो भगवत रावत वहां थे, उज्जैन गए, चंद्रकांत देवताले वहां थे। ये सारे कवि उन्हीं जगहों पर थे जहां जहां मुक्तिबोध एक बार, दो बार या तीन बार गए, राजनांदगांव को छोड़कर जहां वो रहते थे, अपने अंतिम वर्षों में रहे। तो आप देख रहे हैं कि पूरी सूची जो नई कविता की उत्तर प्रदेश के कवियों की आती थी, उसके बाद की पीढ़ी तुरंत मध्य प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है। उसी सूची के कवि हैं भगवत रावत, जो मुक्तिबोध जब अस्पताल में थे, भोपाल में हमीदिया अस्पताल में रहे होंगे शायद, तो भगवत रावत उनकी सेवा में रहते थे। वो खुद मार्क्सवादी थे अपने विचारों से, वो अपने बारे में बताते हैं। मेरे उनके बीच का जो साम्य था, जो मित्रता थी, जो नजदीक की निकटता थी, उसका एक कारण ये भी था कि उनके मन में कोई दुराव छुपाव नहीं था, हर बात बहुत सीधे सरल ढंग से बता देते। एक कारण ये भी हो सकता है कि वो झांसी के थे, मैं ग्वालियर का था, और ये दोनों बुंदेलखंड में आते हैं। थोड़ी बहुत बुंदेली का भी संस्पर्श हम लोगों के बीच में रहा और ये मित्रता रही। एक और बहुत निजी बात मैं आपको बताऊं भगवत रावत के बारे में और अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में। वो ये कि मेरी बहुत सी कविताओं के पीछे भगवत रावत और उनकी बेटियों के हाथ रहे हैं। भगवत रावत से तो बहुत अंतरंगता थी, लेकिन रात के 2 बजे 3 बजे तक मैं रात को जागता था। आज तक आदत है, कभी 4 बजे सोता हूँ, कभी 3 बजे सोता हूँ। तो मैंने कई बार भगवत से कहा, भगवत यार मेरी आदत बहुत खराब है, रात भर जागता हूँ, तुम्हें दिक्कत होगी। अरे बोले कैसी दिक्कत है? तो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे चाय कई बार उनकी बेटियों ने मुझे बनाकर पिलाई, और मेरी कविताएं वहां पूरी हुई। अगले दिन कविता पाठ था और रात को मैंने कविताएं पूरी की और नई कविताएं सुनाई। 2 बार खाने की आदत है। एक पता नहीं, एक बार बहुत थोड़ा सा खा पाता हूँ, पेट भर जाता है, फिर दोबारा 3 बजे रात को, 2 बजे फिर भूख लगती है। तो भगवत रावत जरा सी आहट पर उठ जाते थे और बैंगन की सब्जी बनाते थे, बहुत ही सुंदर सब्जी बनाते थे, और कई तरह की बनाते थे। कई बार बोले मसाला है तो मसाले की बना लेंगे, नहीं मसाला होगा तो बैंगन टमाटर पानी डाल के बना लेंगे, वो भी नहीं होगा तो बैंगन को भून लेंगे और उसमें थोड़ा नमक मिर्च कच्चा तेल मिला करके प्याज काट के खा लेंगे। तो बैंगन की कई तरह की सब्जियां बनाना मैंने उनसे सीखी। और मेरे कुछ 2-3 मित्र ही ऐसे हैं जिनके किचन में जाकर के मैं अपनी चाय बना लेता था। या उन 3 मित्रों में एक भगवत रावत, जिनके किचन में सबसे ज्यादा गया। दूसरे थे सोमदत्त, जबलपुर के, और तीसरे विनोद कुमार शुक्ल, जिनके घर जाता हूँ तो अनुमति ले लेता हूँ कि चाय मैं किचन में जाकर अपनी बना लूं। एक बार रात को ऐसा हुआ, अच्छा होता क्या था कि रात को सारे बर्तन धो के रख दिए जाते थे, तो पता लग जाता था कि रात को किचन में जाकर के बर्तनों का उपयोग किया गया। तो भगवत पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। मुझसे कहते थे मैं प्रेम तो करता हूँ, डरता भी हूँ, बहुत सुननी पड़ती है मुझे।
तो रात को बर्तन मांज के भी रखते थे कि भाई सुबह 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 अगर काम वाली नहीं आई तो मुझे सुननी पड़ेगी। बहरहाल ये मेरी उनकी अंतरंगता की बात मैं बता रहा हूँ। और एक एक कथा और बता दूं, सबसे पहले भूल ना जाऊं असल में, वो ये कि एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में अंबेडकर जयंती थी या क्या था, उस पर किसी ने बड़ा एक कविता का आयोजन किया। इसमें बड़े बड़े कवि, नीरज जैसे कवि भी बुलाए गए, भगवत रावत को बुलाया गया, मुझे भी बुला लिया गया। हम सब, मैं और भगवत, जब दिल्ली पहुंच के पता लगा कि हम दोनों हैं तो बड़े खुश। लेकिन हुआ ये कि ऑडियंस में शायद वो कोई दलित संगठन था, उसके सैकड़ों लोग एक साथ अंबेडकर जयंती के प्रसंग में आ गए। अब जब कविता पाठ शुरू हुआ तो कवियों ने अपना गाना बजाना शुरू किया। तो वहां से भीड़ ऑडियंस से आवाज आई कि अंबेडकर पे सुनाइए कविता, अंबेडकर पे सुनाइए। अब अंबेडकर पे तो कविता लेके आए नहीं थे, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई ये कविता सुन लीजिए, तो हूटिंग शुरू हो गई। अब जो कवि आए, नीरज की तरफ लोगों ने देखा कि भाई नीरज जी आप जमाइए। नीरज जी ने देखा हालत बहुत खराब है, तो तत्काल उन्होंने क्या किया कि एक चतुष्पदी लिखी, इसमें अंबेडकर का कुछ नाम था। लेकिन जनता संतुष्ट नहीं हुई और पहली बार हमने देखा कि नीरज हूट हुए उस कार्यक्रम में। हम लोगों की क्या बिसात जब नीरज वहां नहीं जम पा रहे। भगवत ने कहा यार क्या करें नरेश। हमने कहा भगवत, आने जाने का किराया भी नहीं मिला, ये तो कविता पाठ का तो छोड़ो। तो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कविता पढ़ देते हैं, हूट हो या ना हो, ये शर्त लगा के थोड़ी आए हैं। कविता पढ़ी जाएगी, हूट होंगे तो हूट होंगे, पैसे पैसे का क्लेम तो बन जाएगा। तो कोई पढ़ने को तैयार नहीं है वहां, बढ़िया अराजकता। तो मैंने कहा भगवत तुम्हारी आवाज जोरदार है यार, तुम बोल चाल की संवाद की भाषा में कविता पढ़ते हो। तो अच्छा, दूसरी बात क्या थी जो आजकल कवियों में, युवा कवियों में बहुत कम है, कि छंद का ज्ञान नहीं, लय का ज्ञान नहीं। भगवत रावत के साथ ये बात थी कि वो गद्य में भी लिखते थे, छंद में भी लिखते थे, और छंद मुक्त, यानी मुक्त छंद, जिसमें गद्य तो होता है लेकिन लय होती है, उसमें भी लिख लेते थे। और तमाम तरह के फॉर्म इस्तेमाल करते थे कविता के लिए। यानी बाजीगरों की जो मजमा मजमा लगाते हैं, उनकी भाषा में भी कविता, वो तमाम तरह के प्रयोग करते थे कविता में। और लय में, छंद में, एक, हमने उनके घर देखे, घर के भीतर घर देखे, फिर उसमें तलघर देखे, हमने उनके डर देखे। एक धारा प्रवाह वो लय के साथ, तुकों के साथ कविता कर सकते थे। कई कई तरह के फॉर्म में उन्होंने कविताएं की हैं। और उनकी आवाज, मुझे याद आया कि वो जो कवि थे सुदीप सुदीप बनर्जी, सुदीप बनर्जी ने एक बात उनके बारे में कही थी कि भगवत रावत की हर कविता में उनकी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज का सुनाई देना, एक कवि की आवाज का उसके शब्दों में सुनाई दे जाना, ये बात थी। भगवत की आवाज में इमोशन आता था। बहुत सी चीजें मेरे और भगवत के साथ एक जैसी हैं कि मेरी कविता में भी इमोशन आता है, और इमोशन, भावना,
तब आती है कविता में जब आपके शब्द सच्चे हों और आपको अपने शब्दों में यकीन हो। जो बात आप कह रहे हैं उसकी भावना आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपकी बोली में, आपकी आवाज में आ जाए, तो उसके लिए एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः आती। तो मैंने कहा भगवत तुम कविता पढ़ो। अब भगवत ने भी एक काम किया, कुछ लाइनें उन्होंने ऐसी लिख दी तत्काल, जिसमें हम दोनों ने मिलकर ये काम किया क्या किसी तरह से। तो जो इस तरह की एक कोई लाइन थी, ठीक यही नहीं थी लेकिन इस तरह की लाइन थी कि जन्म हमारा सफल हो गया बाबा तुमसे भेंट कर, जय भीम जय अम्बेडकर। हमने शुरू की कुछ लाइनें जो है वो जमा दो, तो जय भीम जय अम्बेडकर की तुम्हें हमने 5-6 लाइनें दोनों ने, कुछ मैंने लिखी कुछ उन्होंने लिखी, और जमा दिया और जय जयकार होने लगी साहब। अप्रत्याशित था जनता के लिए कि तो अम्बेडकर की आरती हो रही, लेकिन उसके बाद का वक्तव्य भगवत रावत ने दिया कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का यह कहना था कि आरती पूजन से कुछ हासिल नहीं होता, जो बात है, जो भावना है, जो कर्तव्य है, जो उसको अमल में लाना है हमको, तो बाबा साहब अम्बेडकर की भावना के अनुरूप, उनके तर्कों के अनुरूप, उनके विचारों के अनुरूप हमारे पास कविताएं हैं। आप कविताएं सुनिए, आरती मत सुनिए। पब्लिक शांत हो गई और भगवत ने अपने बोलचाल की भाषा में, एक कविता नहीं थी उनके पास तो। देखिए भगवत जो थे, और मैं इसका समापन कर दूं इस प्रसंग का, कि उसमें सिर्फ 2 ही कवि सुने गए एक भगवत रावत, एक नरेश सक्सेना, बाकी तो भाग गए। और बाद में ये हुआ कि शुरू में जो हालत देखी थी, जो जो उसके इसके संचालक थे या जो जिन्होंने आयोजन किया था, वो भाग गए कि किसी कवि को कोई सुन नहीं रहा, अब पैसा किसका देंगे जब कवि सम्मेलन हो नहीं पा रहा तो भाग लिए वो, उनसे समझ नहीं पा रहा था। अब जब हम कविता पाठ करके दोनों निकले तो हमने कहा कि यार वो कहाँ है, पता लगा वो तो भाग गए। भगवान ने कहा कि यार लौटने का किराया भी चाहिए था, ये कहाँ चले गए। हमने कहा चिंता मत करो, चलो पहले कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। बहरहाल वो फिर ढूंढते हुए हमको रात को 12-1 बजे के करीब ढूंढते हुए पहुंचे। बोले भाई तुम लोगों ने हमारी लाज रख ली, और नीरज और बाकी लोगों ने तो डुबो दिया। बहुत लोग थे, बहुत नामी लोग थे, मंच पर जमने वाले लोग थे, और वो खड़ गए। तो भगवत की आवाज में एक बात थी जो जिसकी याद करना चाहिए, और जिस तरह से वो कविताओं में प्रयोग करते थे, फॉर्म बदलते थे। वो बहुत गरीब घर से आए थे, और ये उन्होंने स्वयं बताया था कि ब्राह्मण होने के कारण हमारा घर औरों से कुछ ज्यादा ऊंचा, और रहन सहन की वजह से भी कुछ बेहतर था, लेकिन हमारा पड़ोस बहुत गरीब था, बहुत गरीब लोगों के बीच से। तो उनकी कुछ कविताओं में आप जो जिस तरह की डिटेल्स देखेंगे, विवरण देखेंगे, वो दूसरे हिंदी कवि में नहीं मिले। उनकी एक कविता मुझे याद आती, जिसमें एक जमादार है झाड़ू लगाने वाला, वाल्मीकि शायद, और एक दूसरा उनको अपना समधी मिल जाता है कहीं सड़क पर बाजार में, समधी से भेंट हो जाती है, अब लड़की वाला है और समधी से भेंट हो गई, तो स्वागत सत्कार करना है। तो वहीं बाजार में
किसी किनारे की चट्टान पर बैठ करके और अखबार का फटा कागज फैला करके और कुछ नमकीन और एक आध पौआ कच्ची शराब का, और उसकी पत्नी भी आती है, घूंघट निकाल कर खड़ी हो गई है और वहां पर कुछ उनके लिए भोजन, मतलब नाश्ते पानी का इंतजाम करती है। वो बीड़ी सुलगा रहे हैं तो समधी को बीड़ी दे रहे हैं, तो बीड़ी देते वक्त हाथ में कोहनी पर हाथ लगाकर, ऐसे कोहनी पर हाथ लगा करके वो आदर का सूचक, और एक दूसरे से बात कुशल क्षेम पूछते हैं, बस तक पहुंचाने जाते हैं। वो विवरण पूरा पढ़ने लायक है उस कविता में। ऐसी उनकी कई कविताएं। कविताओं पर आने से पहले मैं और एक दो बातें उनके बारे में कहूं कि अपने बारे में कहूं, क्योंकि मेरी एक कविता चंबल एक नदी का नाम, तो वो मैंने एक तरह से एक स्तर तक पूरी कर ली थी, मुझे लगा कि हो गई। और भोपाल की बात है तो मैंने भगवत को सुनाई, और जब भगवत ने उस कविता को सुना तो भगवत की आंखों में भी आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू। तो ये एक, उन आंसुओं ने उस कविता को सिद्ध कर दिया। लेकिन भगवत ने कहा, नरेश कविता आगे लिखो इसको। कुछ और बातचीत हुई तो बोले नहीं नरेश ये पूरी नहीं हुई, इसको आगे लिखो, इसको खत्म मत करो। और वो लिखना मैंने शुरू किया कि मेरे 15 साल बीत गए, ये समझ लीजिए। भगवत होते तो मैं उनसे कहता कि भगवत तुमने क्या बीमारी कविता को पूरी करने की लगा दी कि वो कविता पूरी नहीं हो रही, और तुम्हारा कहा याद आता है कि नरेश इसे आगे लिखो, इसे पूरा करो। बहरहाल वो आत्महत्या, 3 बहनों की आत्महत्या पर खत्म हो रही थी। बोले आत्महत्या पर खत्म नहीं करो, वो मार्क्सवादी थे और कहते थे इस जगह पर ला करके कविता को खत्म करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा बुंदेलखंड का, बुंदेली भाषा का भी संस्पर्श उसमें था। तो भगवत की एक कविता तो मैं जरूर सुनाऊंगा। एक उनकी लंबी कविता है दिल्ली, और उसके कुछ, पूरी कविता नहीं, बहुत लंबी कविता, बहुत लंबी कविता है, लेकिन उस कविता के कुछ अंश में जरूर सुनाऊंगा। एक कविता में वो कहते हैं, एक बहुत ही कुछ बेसिक बातें कहते थे कि जैसे सभ्य आदमी समूह में नहीं गाते, सभ्य लोग समूह में नहीं नाचते। अरे आपने धोबियों का नाच देखा होगा, कुम्हारों का नाच, गडरियों का नाच, छोटी यानी छोटी जातियों के नाच, अहीरों का नाच देखा होगा, ठाकुरों का नाच नहीं देखा होगा, ब्राह्मणों का नाच नहीं देखा होगा, कायस्थों का नाच नहीं देखा होगा, आपने वैश्यों का नाच नहीं देखा होगा। एक लाइन में क्या कह देते हैं। कविता की यही बात है कि वो अगर एक लाइन में कुछ बड़ी बात नहीं कह देती, वो जब कहते हैं कि सभ्य आदमी समूह में नहीं गाते, सभ्य आदमी समूह में नाचते नहीं, सभ्यता सभ्य लोगों से जानी जाती है और असभ्य लोग सभ्य लोगों से जाने जाते हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। तो ये एक 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 कविता में कहते हैं कि मैं फूल पत्तियां समुद्र आकाश छोड़कर सीधे मनुष्य पर आना चाहता हूं। ये कविता में फूल पत्तियां समुद्र आकाश इन सबको छोड़कर मैं सीधे मनुष्य पर आना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही समाहित हैं
सारी फूल पत्तियां, आकाश, समुद्र, सब कुछ। ये जिस तरह फूल पत्तियां छोड़कर मनुष्य पर आते हैं और मनुष्य के भीतर ही समुद्र, आकाश और फूल पत्तियों पर चले जाते हैं, एक पूरा चक्र भगवत रावत इन 2 लाइनों में कर देते हैं। तो यही भगवत रावत की एक बड़ी बात थी। वह संवेदनशील थे और उत्कट अपने जीवन से भरे हुए थे, जिसको जिजीविषा कहते हैं हम, उसका जीवंत रूप थे। शुरू के दिनों में मैं भगवत के यहाँ रात ठहरता कहीं भी हूँ, भगवत के यहाँ एक आध रात जरूर बिताता था। बाद में ये होने लगा कि भगवत को किडनियां, उनकी दोनों किडनी बहुत कमजोर हो गई थी, उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डायलिसिस कराने जाते थे। तो कह के जाते थे, नरेश जाना मत, मैं अभी आया, 2 घंटे में, 3 घंटे में भी आ जाऊं। और आते थे वो ऊर्जा से भरे हुए, भरपूर जीवन से भरे हुए आते थे। और एक बात जो आपने शुरू में कही, अम्मा से बातें, ये किताब है। और इसका जो पहला पृष्ठ है, इस पर वो समर्पण लिखा हुआ है। कहाँ गया? महाराज भगवत रावत ने किताब मुझे समर्पित की, अपनी कविताओं की। ऐसी 2 ही किताबें हैं, 3 किताबें, जिन पर कवि के साथ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता का ब्लर्ब मैंने लिखा, सब कुछ होना बचा रहेगा का। तो सबसे बड़ी खुशी थी कि विनोद विनोद कुमार शुक्ल की किताब के ऊपर विनोद कुमार शुक्ल का नाम है, और पलटते हैं तो मेरा भी नाम। इसी तरह से भगवत रावत की किताब पर मेरा नाम मुझे समर्पण है, राजेश जोशी की किताब पर मेरा नाम मुझे समर्पण है। और मुझे इतनी ज्यादा खुशी थी कि मुझे अपने कविता संग्रह छपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे लगता था इतने प्रिय मित्रों और इतने हिंदी के सबसे अच्छे कवियों की किताब पर मेरा नाम आ गया, मेरी किताब आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। ये मैं अपने दिल की सच्ची बात बता रहा हूँ। जब इन किताबों पर मेरा नाम आया, उसके बहुत बाद मेरी किताब आई। तो भगवत रावत से अपने संबंधों और उनकी जीवंतता के बारे में, छंद उनका, यानी उन्होंने एक कविता अनुवाद की, इसके अंत में है किताब के, इसी किताब के अंत में है, मैं बताऊं, अंग्रेजी में लिखी गई कविता का छंद में अनुवाद। ये थे कवि थॉमस ग्रे, 1771 में जिनकी मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी के कवि थे, और उनकी कविता का छंद में अनुवाद आप देखिए। अंधकार बढ़ रहा, छा रही है नीरवता, बस पंखी की साए साए पड़ रही सुनाई, भेड़ों की घंटी जो मीठी लोरी गाकर, कोई उन्हें सुलाए यूं कानों तक आई, गिरजे का घंटा कह रहा कि सांझ हो रही, कहीं दूर की पगडंडी पर गाय रंभाई। पूरा 3-4 पृष्ठों की ये कविता है और पूरी छंद में है। आज हम देखते हैं कविता को लेकर के जो
तमाम सारी बहसें चालू हो जाती हैं कि कविता है कि नहीं। अभी हाल ही हाल में ऐसा हुआ, 4 दिन पहले ये हुआ कि एक कविता है निराला के बारे में लिखी हुई, असद जैदी की कविता है। और वो कविता है जिसमें 2 लाइनें, 4 लाइनों की तो कविता है, इसमें 2 लाइनें हैं कि बेटी के लिए वर ढूंढ नहीं सके, उचित वर नहीं ढूंढ सके निराला, अंत में एक कवि अमर हो जाता है और पिता रोता पीटता रह जाता है। लोगों ने कहा ये कोई कविता है, ये कैसी कविता। 3-4 लाइन लिख दी कि कवि अमर हो जाता है और बाप जो है रोता पीटता रह जाता है। लेकिन इसके पीछे जो बात है, निराला के की कल्पना करिए। निराला का ऊंचा कद, भव्य चेहरा, गोरा रंग, खड़ी नाक, चौड़ा माथा, चौड़े कंधे, लंबी दाढ़ी, ऋषि की तरह से हमको सामने नजर आते हैं। उनको रोता पीटता बाप कह देने कैसी मार्मिकता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि निराला के लिए इस तरह की शब्द उनके जीवन की सबसे कारुणिक स्थिति का बयान कर देंगे। ये 2 वाक्य कि कवि अमर हो जाता है और बाप रोता पीटता रह जाता है। ये जो जातिवाद जिसने हमारे देश को खा लिया, जो दुनिया में इस रूप में कहीं नहीं है और जो खत्म होने की जगह बढ़ता चला जा रहा है वो लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि ये क्या, ये 2 लाइनों में निराला पर कविता हो गई क्या। इसका मतलब ये कि उनको लगता है कि 2-4 लाइनों में कविता नहीं होती, कविता के लिए कम से कम 10-12 लाइनें तो हों। लेकिन 10-12 लाइनों की जगह जब 70 लाइनें लिख दी हैं कवियत्री ने, एक लंबी कविता लिख दी जोशना बनर्जी ने, और उस कविता में है कि पत्नी जो है वो पति की प्रेमिका से बातचीत, चैटिंग को कहीं फोन में देख लेती है। पति की किसी प्रेमिका, तो प्रेमिका के को संबोधित करके वो कविता लिखी गई, बहुत लंबी कविता है। और उस कविता का भाव ये है कि जो ये पति है ना, इसे तुम ले जाओ, मेरा पति है उसे तुम ले जाओ, इसको बवासीर है, ये गैस छोड़ता रहता है, और हिदायतें भी देती है कि देखो ऐसा करना, अगर नमक कम ज्यादा हो जाए ना तो थाली फेंक देता है, जरा संभल के रहना। हिदायतें देती है, रात को नींद नहीं आती इसको, तलवों पे मालिश वालिश करते रहना। इस तरह की वो कविता है, वो लंबी बहुत है। तो गद्य गद्य में लिखी गई लंबी कविता को लोग कह रहे हैं कि ये कोई कविता है, ये तो गद्य है। अरे भाई, तो कविता क्या होती है। छोटी हो तो कहो कि ये कोई कविता है 2 लाइन में, और लंबी हो तो कहो ये तो निरा गद्य है, ये तो कहानी है। तो कविता का फॉर्म तय नहीं हुआ, और ये लोग समझ नहीं रहे कि जब तक आप लय को हासिल नहीं करेंगे तब तक आप निरा गद्य लिख करके छोटी बड़ी लाइनों में अगर कविता लिखते रहेंगे। और काव्य तत्वों में जो बहुत, ऐसा नहीं है कि गद्य में कविता नहीं लिखी जाती, लिखी जाती, बहुत ताकतवर। गद्य के साथ कविता में ताकत बहुत आई है। लेकिन जो चीज छोड़ रहे हो उसे ग्रहण तो करो पहले। छंद हमने छोड़ दिया, लय हमने छोड़ दी, छोड़ने से पहले ग्रहण तो कर लो। तो छोड़ोगे कैसे, बिना ग्रहण किए कैसे छोड़ दोगे। तो ये जो बात थी भगवत के तमाम सारी गुणों में, काव्य गुणों में, कि लय पर अधिकार था, छंद पर अधिकार था, और उसके बावजूद वो गद्य में लिखते थे। अब अर्पण कुमार जी
मैं चाहता हूं कि उनकी वो लंबी कविता के कुछ अंशों का पाठ मैं कर दूं, दिल्ली कविता। जी बिल्कुल, जी स्वागत। लेकिन उसके पहले वो आप पाठ करें जी नरेश जी, उसके पहले वह जो जी। एक रोचक मुलाकात रही, पहली ही मुलाकात जिसमें देर तक भगवत रावत जी अ, अपनी पुत्रियों सहित आपको सुन रहे थे, वह जो पहली अरे मुलाकात वो है वह भी तो भगवत रावत को मैं जान तो गया था उनकी कविताओं को पढ़ करके। मुझे हमारे एक सहपाठी थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बताया कि भगवत रावत आपकी बड़ी तारीफ। मैंने, कौन भगवत रावत? बोले कि वो कविताएं लिखते हैं। अच्छा, हाँ। मैंने कहा कविताएं उनकी मैंने पढ़ी हैं। उन्होंने कहाँ पढ़ी हैं? तो उन्होंने कहा उन्होंने कल्पना में आपकी कविताएं पढ़ी। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि जो व्यक्ति कल्पना पढ़ता है उस जमाने में, ये 1962 की बातचीत होगी, 1962 में। अरे हम तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी हमारी, 18 साल की उम्र रही होगी, 19-20 साल की उम्र रही होगी। तो उस समय हम कल्पना में छप रहे थे, बड़ी बात थी। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति जो कल्पना पढ़ रहा है, वो कोई साधारण, वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी, लेकिन जानता नहीं था, मिला नहीं था। अब भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ, भारत भवन में अशोक वाजपेयी ने एक बड़ा कार्यक्रम, उनके कार्यक्रम तो बड़े ही होते थे, अशोक वाजपेयी छोटे कार्यक्रम तो करते नहीं। तो उसमें मैं आमंत्रित था। तो मैंने ये देखा, जब मैंने कविता पाठ किया तो बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। संयोग था, बहुत लोगों ने पसंद, और बहुत लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए, मिलने के लिए, और मुझे, तो मैं देख रहा था, बीच बीच में मेरी नजर पड़ती थी कि एक सबसे आखिर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और उसके साथ उसकी दो बेटियां भी खड़ी हुई हैं। बेटियां हैं या दो दो महिलाएं खड़ी हुई, तो मैं जानता नहीं था बेटियां हैं कौन है, लेकिन तीनों बड़े खूबसूरत लगते हुए लोग, तीन खड़े हुए, और वो न कहीं जा रहे थे, ना आ रहे थे, न किसी से मिल रहे थे। बीच बीच में मैं नजर डाल लेता था कि ये तीन लोग खड़े हुए, पता नहीं शायद किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बाद में जब मैं सबसे मिलकर के निकलने लगा, तब वो मेरी तरफ आए, तो पता लगा वो मुझसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं, तो उन्होंने बताया आकर के कि मैं भगवत रावत हूँ। अरे मैंने कहा भगवत भाई, तुम्हारे, तो तुम शुरू में, बोले मैं चाह रहा था तुमसे इत्मीनान में मिलूं, और ये जो तमाम सारे लोग तुम्हें घेरे हुए हैं, 2-2 मिनट बाद छोड़ के चले जाएंगे। और सही बात यह है कि वो सब, ज्यादातर लोग जिनसे कविता पाठ के बाद मुलाकात हुई, वो आधे मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट में छोड़ के जब में चले गए। और भगवत उसके बाद से जीवन भर मेरे साथ, उनका साथ रहा। तो ये उनसे पहली मुलाकात थी। हम लोगों के बीच में कई चीजें कॉमन थी। उनको बहुत से सम्मान, मेरे को कुछ वो ऐसे सम्मान थे जो मुझे भी मिले, भगवत को भी मिले। भगवत के ऊपर भोपाल में एक फिल्म बनाई गई, दूरदर्शन ने बनाया। यहाँ लखनऊ में मेरे ऊपर भी दूरदर्शन ने, बहुत सारी चीजें हमारे बीच समानांतर चलती रही। अंत में मैं उनकी लंबी कविता के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ, जिसमें दिल्ली, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बात कि दिल्ली एक प्रतीक की तरह इसमें आती है। और वो दिल्ली, भगवत की बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जिसमें भविष्य जो है वो झलक रहा है सामने, आज हम देखते हैं। इसमें एक कविता में तो वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े तिलक लगाए हुए लोग हैं, जो मुझे दिखाई देते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। सोचिए जरा सा, आज भी हम
ये आज भी मैं जब कोई बहुत लंबा चौड़ा तिलक लगाए हुए किसी को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं बजरंग दल का आदमी है कि किसी राम लक्ष्मण सेना का आदमी है या कहाँ का आदमी है, क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं। कविता कविता कुछ जानते समझते कुछ नहीं है। बहरहाल मैं ये लाइनें आपको सुनाता हूँ। अर्ज करना चाहता हूँ, होने को बहुत शहर हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और। गालिब के शेर की तर्ज पर है ये, आप समझ गए होंगे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और, उसी तर्ज पर है ये। होने को बहुत शहर हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और। फिर भी कोई दिल्ली है, वहीं की वहीं अपनी जगह, छोटे से कस्बे की तरह कटी फटी, मैली कुचैली नंग धड़ंग, इस बात से बेखबर कि वो भी है दिल्ली। और आज भी अक्सर हम भुलावे में आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि जो दिल्ली से आता है वो कहीं और रह नहीं पाता, वो वापस दिल्ली चला जाता है। तेज रफ्तार के इस दौर में कहते हैं बहुत दूर नहीं रही दिल्ली, दिल्ली दूरस्त, ये कभी कहा था, दिल्ली दूर है। इसका अर्थ ये भी ना लिया जाए कि वो बहुत पास आ गई है। आप अपने ही शहर में ध्यान से देखें, मिल जाएंगे आपको कोई ना कोई केसरी प्रसाद जी, जो कभी समस्या को समस्या और भाषा को भाषा बोलते थे, पर जोड़ बाकी गुणा भाग में माहिर। उन्होंने खोज लिया दिल्ली का अपना रास्ता। अब देखिए वे किस तरह से आते दिखाई देते हैं दिल्ली से और जाते दिखाई देते हैं तो दिल्ली। उनकी टेबल पर पसरी पड़ी रहती है दिल्ली, उनके फोन पर बजती रहती है दिल्ली। कई बार तो दिल्ली वालों को भी उनके बिना सूनी लगती है दिल्ली। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लाखों की तादाद में बिखरे हैं दिल्ली में, यहां वहां। उनके लिए तो अब भी बहुत दूर है दिल्ली। दिल्ली का होने के लिए दिल्ली का होना जरूरी नहीं है। दिल्ली में रहना भी जरूरी नहीं है। समझ से काम लें तो दिल्ली आपकी जेब में हो सकती, और होने को दिल्ली भोपाल में हो सकती है, पर दिल्ली में रहते हुए आप भोपाल के नहीं हो सकते। भोपाल का होने के लिए भोपाल का होना जरूरी। ये बात अलग है कि अब भोपाल को भोपाल में खोजना कठिन होता जा रहा है। भोपाल को धकेला जा रहा है भोपाल से बाहर, अपने पूरे हो हल्ले के साथ घुसी आ रही है दिल्ली भोपाल में। पर इस चरण का क्या करें? इन दिनों तो अब अपने ही शहर में, अपने ही शहर से अपने ही शहर में लोग आते हैं वाया दिल्ली। कहने को लोग कुछ भी कहते रहें, सच तो ये है कि खुद होकर दिल्ली किसी को अपने पास नहीं बुलाती। लोग ही भागे भागे जाते हैं और हर बार पहले से अधिक परेशान और अपमानित होकर लौटते हैं। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। ये पंक्ति जो है कि धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, आप बहुत सी कविताओं में देखेंगे बाद में बहुत प्रभावशाली ढंग से जगह जगह ये पंक्ति दूसरे कवियों के यहाँ आती है। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है।
थके हुए घोड़ों की तरह होते हैं दिल्ली के दिन। रातों में जरूरत से ज्यादा रोशनी उदास करती है। रातों में जरूरत से ज्यादा रोशनी उदास करती है। फिर भी कुछ है कि हम हर बार न जाने किस स्वर्ग की उम्मीद में चले जाते हैं दिल्ली। मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं दिल्ली में, पर उनसे दिल्ली में मिल पाना मुश्किल होता है। जब मिलते हैं तो दिल्ली से बाहर। दिल्ली देश में है और दिल्ली में देश है। क्या नहीं है दिल्ली में? दिल्ली में सूरज है, चांद है, तारे हैं, सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जंतर मंतर है दिल्ली में। वो मंतर है दिल्ली। दिल्ली में सब कुछ मिलता है सिवाय दिल्ली के। दिल्ली में कहीं कोई दिल्ली वाला तो दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक नदी है जिसने कभी बसाया था दिल्ली को। वो दिल्ली के खोते जाने के दुख में सूखी जा रही है। अब दिल्ली को कोई इस नदी के कारण नहीं जानता। ये देखिए कि जिस जिस नदी ने दिल्ली को बसाया था, जो उनके जीवन का आधार थी, वो नदी सूखी जा रही है। और अब दिल्ली को कोई इस नदी के कारण नहीं जानता। यमुना नदी दिल्ली की नदी है, और क्या हालत है उस नदी की। कविता आगे और भी है, लेकिन मुझे लगता है या कुछ पंक्तियां और पढ़ दूं। दिल्ली एक दिल्ली एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में उनके यहाँ आई है। इसका एक हिस्सा और पढ़ता हूं मैं। आप पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी को जानते हैं आप? आधे से ज्यादा उम्र से रहते आ रहे हैं इसी दिल्ली में जिसमें रहते हैं आप। यह बहुत मार्मिक प्रसंग है। दिल्ली की इतनी लानत मलामत करने के बाद और दिल्ली की एक करुण गाथा बताते हुए कि अब दिल्ली को कोई उस नदी से नहीं जानता, उस शहर दिल्ली जैसे शहर को उस नदी से नहीं जाना जाता जिसने उसको बसाया था। उसकी एक मार्मिकता है। पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी को जानते हैं आप? आधी से ज्यादा उम्र से रहते आ रहे हैं इसी दिल्ली में। वो भी आप ही की तरह आए थे रोटी रोजी के चक्कर में और बस गए यहीं। पर उनका आज तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई दिल्ली। जब भी मिलेंगे आप, लगेगा कि पंडित जी अभी अभी उतरे हैं बलिया गोरखपुर की किसी ट्रेन से और दिल्ली की चौड़ी सड़क पार नहीं कर पा रहे। बेतवा की बीच धार से कुछ रंग बिरंगे घिसे हुए श्यामल चिकने गोल पत्थर भा गए विश्वनाथ जी को। एक बार ओरछा ओरछा में है बेतवा नदी, वहां अक्सर लोग जाते थे। तो उसी का प्रसंग है कि बेतवा की बीच धार के कुछ रंग बिरंगे श्यामल धूसर चिकने गोल पत्थर भागे विश्वनाथ जी को और वे उन्हें अपने साथ ले गए दिल्ली। ऐसा हम लोग अक्सर करते हैं। नदी किनारे के सुंदर गोल चिकने रंगीन पत्थरों को चुनकर ले जाते हैं। और देखिए कि ठीक 1 बरस बाद उन्हीं गर्मियों के दिनों में बेतवा की उसी धार में उन्हीं पत्थरों को वापस स्थापित करते देखा मैंने विश्वनाथ जी को। तुम्हें देख कर रह गया भौचक्का। और विश्वनाथ जी मानो मन ही मन क्षमा मांगते रहे बेतवा से। अब आप बताइए, ऐसा आदमी क्या रह सकता है दिल्ली में? पर सच तो यही है
कि वे रहते हैं दिल्ली में, शायद उस दिल्ली में जो अब किसी को दिखाई नहीं देती। विश्वनाथ जी जिन पत्थरों को उठा लाए थे, उन्हें लगा होगा अपनी मेज पर या अपने घर में रखकर कि ये पत्थर नदी की जिस धारा में अपने दूसरे पत्थरों के संग रहते थे, उन्हें मेरी इस मेज पर रखे हुए कैसा लगता होगा। पत्थरों के प्रति ये संवेदना, ऐसी संवेदना पत्थरों के प्रति, ऐसी संवेदना हमने सुना है पशु पक्षियों के बारे में होती है। संवेदना मनुष्य के भीतर, पेड़ों पौधों के भीतर होती है, मनुष्यों के लिए भी होती है, लेकिन पत्थरों के लिए ऐसी संवेदना, इसका रेखांकन भगवत रावत ने इस कविता में किया है। और ये ऐसी मार्मिक प्रसंग है, इसके ऊपर और भी कविताएं लिखी गई, लेकिन यहां जिस तरह से लिखा गया है, उस दिल्ली को, जो दिल्ली ओझल हो चुकी है और जो दिल्ली प्रतीक बन गई है, आजकल तो आतंक का प्रतीक बनी हुई है दिल्ली, उसी दिल्ली में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको, जिनकी याद अब लोगों को कम आती है, वो भी दिल्ली में रहते हैं। तो साथियों, भगवत रावत के इतने किस्से, प्रसंग और कविताओं की याद मुझे है कि बहुत सारी रात में बात कर सकता हूं शायद, लेकिन आप लोगों के सुनने की, श्रोताओं के सुनने सुनने की भी एक सीमा होती है। तो मुझे लगता है कि अब इसे, अपनी बातचीत हालांकि अधूरी है, फिर भी इसे पूर्ण माने। जो प्रेम हम लोगों के बीच में था, जो प्रेम के साथ साथ जो आभार मेरे हृदय में भागवत का है, सोमदत्त का है, विनोद कुमार शुक्ल का है और अपने दूसरे साथियों का है, जिनके घरों में मैं बिना बुलाए, बिना खबर दिए अपना बिस्तर लेकर के पहुंच जाता था। राजेश जोशी भी उनमें से एक हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, अर्पण जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवत रावत पर मैं कह नहीं सकता अपने मन की भावनाओं को, इतने प्रेम से भरे हुए, इतने निश्चल व्यक्ति थे और ऐसे संबंध उनके हम जैसे मित्रों के साथ थे कि जो मैं देखता हूं दुर्लभ हैं। वो अपने शब्दों में बसते थे और उनकी आवाज में, उनके शब्दों में उनकी आवाज होती थी। ऐसे प्रिय मित्र के बारे में एक अनंत कथा कही जा सकती है। अभी फिलहाल मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी जी जी, कुछ बातें और नरेश जी, कुछ बातें रह गई हैं। एक चित्र भी रह गया है जो हमें दिखानी है, जिसमें आप हैं, भगवत जी हैं, तो थोड़ा और बनिए हमारे साथ। और वह भी इस जो जिस अनंत कथा, और इसको अनंत कथा में अगर बीच में कोई शब्द लगाना हो तो अनंत मैत्री कथा या अनंत सर्जनात्मक मैत्री कथा इसको हम कहें, तो उसमें वह प्रसंग भी तो है कि किस तरह से भगवत जी कई अधूरी कविताओं को आपके साथ साझा करते रहे। वह भी एक बेहद रोचक बात है। और मैं यहाँ पर जो नरेश जी, जो हमने यह कैसी नींद, ऐसी कैसी नींद, ऐसी कैसी नींद जो किताब दिखलाई थी, उसको मैं एक बार फिर से दिखला के, ऐसी कैसी नींद, और इस संग्रह पर कई लोगों, कई रचनाकारों की प्रतिक्रियाएं हैं, कमला प्रसाद जी की, आपकी, सुदीप बनर्जी जी की, लेकिन फिलहाल मैं आप वाली
प्रतिक्रिया यहाँ पर रखना चाहता हूं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। हमारे जो दर्शक श्रोतागण हैं, उन्हें भी यह प्रतिक्रिया अच्छी लगेगी, वे भी इससे पुनः गुजरेंगे। मित्रों, इस प्रतिक्रिया में नरेश जी लिखते हैं, कहते हैं कि बहते पानी जैसी इस भाषा में लोक गीतों की आत्मा का निवास है। बहते पानी जैसी इस भाषा में लोक गीतों की आत्मा का निवास है। हरी दूब की तरह धरती पर बिछी नंगे पांवों को आमंत्रण देती हुई। जूते पहनकर आप उससे नहीं मिल सकते। भगवत कविता लिखते नहीं, कहते हैं। अक्सर इतनी आत्मीयता से और इतने पास आकर कि शब्दों से पहले उनके मुंह से निकली भाप आपके कानों को स्पर्श करती है। बहुत ही मार्मिक प्रतिक्रिया। भगवत रावत की सबसे बड़ी उपलब्धि और शक्ति वह विरल सहजता है, जो अपनी भाषा के सबसे सरल वाक्यों से भी अपने समय के सबसे कठिन और गहरे आशयों को अभिव्यक्त कर दिखाती है। उनके कविता ने निम्न वर्ग के ऐसे चेहरे हमें दिए हैं जो आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। उनका लक्ष्य अपने प्रति हमारी करुणा का उद्रेक नहीं, बल्कि अपने कड़ियलपन और जिजीविषा से वे नकली मनुष्यता को ध्वस्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, जिसमें नरेश जी आप तो उनकी कविताओं के मर्म तक पहुंच ही रहे हैं। जो उनका अपना जो व्यक्तित्व है, जिसमें मार्क्सवाद की भी अपनी एक गहरी भूमिका है, उस जिजीविषा को, उस कड़ियलपन को गढ़ने में, और जिसके सबूत के रूप में आपने उनकी उस प्रतिक्रिया को रखी, जो चंबल एक नदी का नाम है कविता के उस अंत को भागवत नहीं स्वीकार करते हैं और आपको उससे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो मैं आप दोनों कवियों को आप ही लोगों के प्रसंगों से यूं जोड़कर देखता हूं। एक बात और नरेश जी सुनाना चाहता हूं। इसी संग्रह से, ऐसी कैसी नींद संग्रह से, एक बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी कविता नहीं है, मगर बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मार्मिक है, बिना शीर्षक की कविताएं। और यह कविता के मुहावरे में कैसे एक बड़े सच को, जिस ओर आपने भी इशारा किया, चाहे वह सच जो हाशिए पे लोग हैं या जिन्हें जाति विशेष के नाम पर हम ढकेलने की कोशिश करते हैं, तो कविता के मुहावरे में समाज के उस सच को भागवत रावत कैसे लाते हैं, जो अभी हमने आपकी प्रतिक्रिया में भी सुनी कि बिना चेहरे के लोग। इस मुहावरे को मैंने जानबूझकर यह कविता छांटी, आपकी ही प्रतिक्रिया से मेल करती हुई कविता, बिना शीर्षक की कविताएं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो इसको मैं पढ़ दूं, इसके बाद हम वह चित्र दिखला दें। पढ़ दी, नरेश जी जी पढ़ दीजिए। बिना शीर्षक की कविताएं। कविता के मुहावरे में कवि कितनी बड़ी बातें कह रहा है, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सीधे कविता पढ़ता हूं। बिना शीर्षक की कविताएं। आपको कुछ बोलना होगा तो अवश्य बोलेंगे, मैं अपनी ओर से नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके रहते मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं नरेश जी। है आपके रहते मुझे कुछ क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ये सच है, ये सच है। तो मैं पढ़ता हूं। एक बात मैं बता दूं, देखिए एक बात मैं बता दूं, आपके बीच में नहीं बोलूंगा। वो ये कि भगवत ने खुद ये लिखा है, खुद ये कहा है कि मैं जिन लोगों के बीच से आया हूं, अपने गांव से, जिनके बीच में मैं बड़ा हुआ और जिनसे मेरे रिश्ते रहे मनुष्यता के, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं लिख लिख करके उनसे पीछा छुड़ाता हूं कि उनके बारे में तो लिख दिया, वो फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, वो मेरे पीछे लगे रहते हैं और बार बार आते हैं। तो आप
जी आप कविता जी। सुनाइए। जी। यहाँ मुझे शिव मूर्ति भी याद आ रहे हैं। आप दोनों एक शहर को बिलोंग करते हैं, और कैसे उनके पात्र भी उनकी कथा में उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में बिल्कुल आते हैं, और वे तो पूरा उसको क्रेडिट देते हैं, उसकी पूरी चर्चा करते हैं। और जिन कविताओं को आपने यहाँ पढ़ा, बड़े मार्मिक प्रसंग थे। विश्वनाथ त्रिपाठी जी वाला प्रसंग और दूसरे प्रसंग, कि कैसे वे उन पत्थरों को वापस बेतवा को सौंप आते हैं। और इसी एकाग्र में, जी भगवत रावत जी के इसी एकाग्र में बहुत ही सघन कविता है बेतवा पर। उसका भी हमने उसका एक अंश यहाँ पढ़ा था, और बहुत महत्वपूर्ण है वह कविता जो बेतवा पर उन्होंने लिखा है। और कैसे उस नदी के बहाने उसके किनारे रह रहे लोग, या जो उनके पुरखे हैं जो वहां नहा रहे हैं, जिनकी स्मृतियां हैं, और जो एक तरलता के साथ, जो एक अदम्यता है व्यक्तित्व की, वे सारी बातें बेतवा कविता में भागवत रावत जी करते हैं। फिलहाल मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं, बिना शीर्षक की कविताएं। जिनका नहीं होता कोई शीर्षक, कोई धनी धोरी या कोई कुलनाम, वे भी होती हैं कविताएं। उनके भीतर भी धड़कता है दिल, उनकी रेखाओं से भी बनता है कोई न कोई नक्शा। जीवन जीवन और मृत्यु के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच झूलती, वे भी जीती हैं अपना अर्थ। वे बहुत सारी मिलकर एक होती हैं, वे बहुत सारी मिलकर एक होती हैं, वे मिलकर एक होने से नहीं हिचकिचाती, वे मिलकर एक होने से नहीं हिचकिचाती। उन्हें अलग अलग करके नहीं, उन्हें अलग अलग करके नहीं, पूरी एक कविता की तरह पढ़ें। उनके बारे में मन गढ़ंत कुछ भी न गढ़ें, उनके बारे में मन गढ़ंत कुछ भी न गढ़ें। और कभी और कभी उनके पास जाएं तो इतनी कृपा करें, उन पर अपना कोई शीर्षक न चिपकाएं। और कभी उनके पास जाएं तो इतनी कृपा करें कि उन पर कोई शीर्षक न चिपकाएं। तो कैसे जो चेहरा विहीन लोगों के दर्द को और उनकी जीवटता को, उनके बीच की एकता को यहाँ पर कविता के मुहावरे में भगवत जी रख रहे हैं। मुझे लगता है नरेश जी की बेहद बड़ी बात है। और चलते चलते आप दोनों का, और एक सज्जन उसमें और हैं, उनका मैं यहाँ पर चित्र रखना चाहता हूं। आप ही उस चित्र के बारे में कुछ कहेंगे तो अच्छा होगा। एक ही चित्र हमें मिला, यह देखें नरेश जी, आप हैं, भागवत जी हैं, और आपको वह चित्र यह चित्र दिखलाई दे रहा है। मुझे मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इनके बारे में मैं कुछ अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। संभवतः उनके घर का है क्या? उनके घर का है, जी जी उनके जी घर जी। का है। ये बाहर बाउंड्री है, पेड़ लगे हुए हैं, जाफरी थी, हम जी लोग बैठे हुए हैं। अब मेरी उम्र भी 86 की हो रही है। लेकिन 86 की हो रही है। मैं आपको सदाबहार युवा ही मानता हूं। और आप लोगों की जो दुनिया है, इतनी प्यारी दुनिया, दोस्ती की, सृजनात्मकता की, रचनात्मकता की, वह अद्भुत है। और जो कुछ आप लोग कहते हैं उसमें कितनी गर्माहट होती है। और मुझे लगता है नरेश जी, वो गर्माहट इसलिए होती है कि आप लोगों ने उस गर्माहट को, संबंधों की उस बोरसी को अपने साथ बनाए रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, जो हम लोग आज के समय में उसे निरंतर खोते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा
आप जुड़े, भगवत जी पर अपने ढंग से अपनी बात रखी और क्या खूब रखी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। और मित्रों, भागवत रावत जी पर एकाग्र की अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। यह एकाग्र अभी चल रहा है जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश के फेसबुक पेज पर और इसके यूट्यूब चैनल पर आप इन कार्यक्रमों को देख सुन सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार।